it's Nigoni and you guys are watching Learning for Life. It is the part 2 of endocrine system, and in today's video we will be completing the chapter. Right? So आज की वीडियो में we have to study two glands, that is number 1 thyroid gland and number 2 we have the pancreas. Right? So let's start without wasting time with the thyroid gland. So this is the picture or the diagram you can say of the thyroid glands. So you can see here, this is basically the larynx or voice box, and then below that larynx you have here our thyroid gland. It is bilobed, so it is basically दो particular parts में, दो particular areas में divided है, so it is bilobed gland, right? और if you can see एक थोड़ी सी बटरफ्लाई लाइक शेप आपको इसकी दिख रही है, so this is butterfly shape bilobed gland. Then उसके बाद इसकी location as I said just below the voice box, that is larynx. So below larynx, right? देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनका इंटरकनेक्शन. तो ये जो इसके दो पर्टिकुलर लोब्स हैं, दैट इज लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2, इसके बीच का जो इंटरकनेक्शन है, दिस इज नोन एज isthmus. So it is interconnected, the both two lobes are interconnected by isthmus. And उसके बाद we have here our thing कि दो तरह के हमारे पास जो है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है. नंबर 1 इज calcitonin एंड अदर इज थायरॉक्सिन, राइट? अब ये जो calcitonin है, इट इज नॉट इन अ सिलेबस बट इट रेगुलेट्स द कैल्शियम इन आवर बॉडी. कैल्शियम हमारी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है कैल्सिटोनिन. एंड व्हाट अबाउट थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? So as you can see here, we have the thyroxine over here, right? So I will be discussing 5 major key points of thyroxine. That is 5 major functions of the hormone thyroxine. सबसे पहला, that it regulates basal metabolism. अब ये basal metabolism क्या होता है? Basal metabolism is nothing but the rate of सेलुलर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. तो बॉडी में कितनी ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है टू प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म. तो ये रेगुलेट करता है कि पर्टिकुलर टाइम पे उतना ही हो जितना नेसेसरी है. नंबर 2, ये जनरल ग्रोथ में हेल्प करता है. तो ग्रोथ के लिए कौन से दो हार्मोन हमारे नेसेसरी है? एक होता है थायराइड ग्रोथ हार्मोन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी. वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था. आज की वीडियो में वी आर डूइंग द थायरॉक्सिन हार्मोन. नंबर 3 इज कि ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी नेसेसरी है. मेंटल डेवलपमेंट, राइट? उसके बाद नंबर 4 इज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स. ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में भी हेल्प करता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन. एंड द लास्ट थिंग which it helps in is ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट. बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ताकि फीवर की प्रॉब्लम ना आए. रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर तो कोई भी हार्मोन उसके पर्टिकुलर क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, इट इज वेल एंड गुड, तो ये बेसिक उसके फंक्शंस है जो प्रेजेंट करेगा. लेकिन दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है देन रिक्वायर्ड, या हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है देन रिक्वायर्ड, राइट? तो अगर तो कम प्रोड्यूस होगा तो वी अराइव अ सिचुएशन नोन एज हाइपोसिक्रीशन, और अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वी हैव हाइपरसिक्रीशन. अब अगर हम हाइपरसिक्रीशन की पहले बात करते हैं, तो हाइपरसिक्रीशन में हमारे पास एक कंडीशन आती है, दैट इज एक्स ऑप्थाल्मिक गोइटर. अब ophthalmic, ophtha means eyes, तो eyes के रिलेटेड, and x means बाहर को आना, exit करना. तो इसमें आपकी eyes जो है वो बाहर को ज्यादा शो होने लग जाती है. So it is excess of thyroxine secretion may lead to hypersecretion, that is x
exothalamic goiter. A person have with this exothalamic goiter, क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, क्या क्या वो शो करेगा. सबसे पहले इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा. जो भी खा रहा है बहुत ज्यादा उसे जल्दी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा जल्दी, और वो आपकी बॉडी पे लगेगा नहीं इतना. जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्लिम और थिन बन जाएगा. नंबर 2 इज रैपिड हार्ट बीट. तो जनरल दैट इज 72 बीट्स पर मिनट, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, रैपिड हो जाएगी. राइट. नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. Another symptom is shortness of breath. सांस चढ़ने लग जाती है. And then eyes protruder, जब आंखें बाहर को आएंगी. So we have here, I'll write it afterwards, this hyposecretion. So इसका ही symptom है eyes protruded. Right. And the last symptom is गोइटर इन द नेक. जैसे स्वेलिंग होती है सिंपल गोइटर में, वैसा ही गोइटर आपको दिखेगा. सो इट इज गोइटर इन द नेक. तो दिस वाज अबाउट हाइपरसेक्रेशन. अगर हमारा बॉडी में थायरॉक्सिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आपको एक्सोथैल्मिक गोइटर होगा. और कौन से सिम्टम्स रहेंगे? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आएगी, आईज प्रोट्रूडेड करेंगी, आईज बाहर को निकलेंगी, एंड गोइटर इन द नेक. उसके बाद वी हैव हाइपोसेक्रेशन. अगर किसी पर्सन की बॉडी में जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, सो हाइपोसेक्रेशन. हाइपोसेक्रेशन में हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस आती हैं. सबसे पहला है सिंपल गोइटर. अब ये सिंपल गोइटर क्या है? सिंपल गोइटर इज बेसिकली कि आपके फूड में इसका रीजन क्या है? लेस आयोडीन इन फूड. अगर आपके फूड में कम आयोडीन होगा तो आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पाता. तो लेस आयोडीन इन फूड. ठीक है. तो इसमें आपको क्या होगा? स्वेलिंग नियर द नेक. स्वेलिंग नियर द नेक दिखेगी. क्योंकि why this happens? Because of enlargement of thyroid gland. तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलअप हो जाता है, इसलिए आपको अपनी नेक रीजन के पास में स्वेलिंग दिखती है. अब यहां से क्वेश्चन आता है that why people in hilly areas experience दिस मच ऑफन. क्योंकि वहां की जो सॉइल है उसमें आयोडीन की कमी कम है, और जो कि सॉइल में आयोडीन की कमी है वहां पे जो फूड ग्रोन है उसमें भी आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से वहां पे सिंपल गोइटर ज्यादा कॉमन है. तो पीपल लिविंग इन हिली एरियाज एक्सपीरियंस सिंपल गोइटर मोर ऑफन. राइट. उसके बाद नेक्स्ट इज बेसिकली हमारा नंबर 2 दैट इज क्रेटिनिज्म. Cretinism is a condition जिसमें आपके चिल्ड्रन के अंदर, तो इट हैपेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जब हमारा थायराइड की सिक्रीशन कम हो जाए, दैट इज नोन एज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म से क्या होता है? एक तो यहाँ पे ड्वार्फिज्म शो होगा. ड्वार्फिज्म, जनरल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा थायराइड हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर जनरल ग्रोथ. तो क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ड्वार्फिज्म. नंबर 2 थिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है दैट इज मेंटल रिटार्डेशन. तो हमने पढ़ा था मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको मेंटल रिटार्डेशन दिखेगी कि बच्चे का जो मेंटली वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाएगा एक बच्चा. एंड ये सब क्यों होता है? व्हाई? ये सब होता है ड्यू टू अर्ली ऑट्रोपी. ऑट्रोपी या आप इसको कह सकते हो रिटार्डेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो जब आपका नॉट रिटार्डेशन, यहाँ पे डीजेनरेशन. तो जब आपका जो
ग्लैंड है वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अर्ली ऑट्रोपी, और इसी की वजह से बच्चों में क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम आती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हाइपोसेक्रीशन होती है, दैट इज नोन एज मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा क्या है? मिक्सोडीमा जैसे क्रेटिनिज्म बच्चों में था, मिक्सोडीमा जो है दैट इज इन एडल्ट्स। तो जो एडल्ट्स के अंदर हमारा जो थायराइड की हार्मोन की जो सिक्रीशन है, वो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी एडल्ट्स में, तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, दैट इज नोन एज मिक्सोडीमा। अब मिक्सोडीमा में क्या है कि ये इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, एंड पर्सन जो है वो स्लगिश बन जाता है। स्लगिश इज लेजी काइंड ऑफ, बट ही डजंट हैव मच ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं है ज्यादा, तो वो थोड़ा स्लगिश सा रहेगा पूरा दिन। एंड ऑल्सो वहां पे स्वेलिंग दिखने को मिल सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, तो हाथों में और फेस में स्वेलिंग देखने को आपको मिल सकती है। दिस इज ऑल अबाउट thyroid gland and we will be starting with pancreas now. So now we are going to talk about the pancreas. So pancreas को हम heterocrine gland भी कहते हैं। So अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो I डिस्कस कि हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स के थ्रू पास करवाते हैं, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं विदाउट एनी डक्ट्स, राइट। तो हम पैनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला काम भी कर रहा है और एंडोक्राइन ग्लैंड वाला भी काम कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला कैसे काम कर रहा है? क्योंकि ये अपनी सिक्रीशन किसमें डालते हैं? डक्ट्स में। और ये कौन सी सिक्रीशन है? ये सिक्रीशन हमारी पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन के टाइम पे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस कौन सी डक्ट्स में डाला जाता है? ड्यूडेनम में डाला जाता है। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब बात करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम कर रहा है, राइट। तो क्योंकि ये डक्टलेस है, क्योंकि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली क्या है? ब्लड में डाल रहा है, और इसके डायरेक्टली ब्लड में डालने के लिए वी हैव अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो पैनक्रियास में एक पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है बेसिकली, जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। हमने क्या कहा? दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप में तो बहुत सारी सेल्स आते हैं, तो ग्रुप के जो पर्टिकुलर अलग अलग सेल्स हैं, तो इस ग्रुप में तीन तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अब ये जो अल्फा सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकागन। जो हमारे बीटा सेल्स हैं, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, एंड जो डेल्टा सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन। अब ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इन सारे हार्मोन्स का, जिसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें स्टडी करना है, ग्लूकागन भी डिटेल में स्टडी करना है, बट थोड़ा स्टडी करना है। जबकि बात करें अगर डेल्टा सेल्स के जो सोमैटोस्टैटिन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये हमारी जो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागन है उससे वेरी कराता है, तो उसको रेगुलेट करता है, उसे इनहिबिट करता है, रोकता है सोमैटोस्टैटिन और इंसुलिन और ग्लूकागन की सिक्रीशन को। तो सोमैटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागन की सिक्रीशन को रोकने में हेल्प करता है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट बी स्टडीइंग दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे विद आर इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लूकागन एंड इंसुलिन। स्टार्ट करेंगे विद ग्लूकागन, क्योंकि ग्लूकागन थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, उसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंसुलिन पे पहुंचेंगे, राइट। तो ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं हमारे अल्फा सेल्स, एंड इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर टू ग्लूकोज। तो लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसे ब्रेकडाउन करवा के किसमें चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। हमारा ग्लूकोज
ग्लूकागन जो हमारा हार्मोन है, इट रेजेस शुगर लेवल इन ब्लड। तो रेजेस द शुगर लेवल इन ब्लड, तो ब्लड का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है हमारे ग्लूकागन से। अब आप देखोगे जो इंसुलिन है, चाहे वो सेम जगह से ही प्रोड्यूस हो रहा है जहां से हमारा ग्लूकागन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज आइसोफ्लेविन ग्रेन्स, उसका अलग अलग पार्ट्स है लाइक अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, लेकिन इंसुलिन का काम बिल्कुल ही अलग है एज कंपेयर्ड टू ग्लूकागन। तो लेट्स स्टडी अबाउट इंसुलिन नाउ। तो इंसुलिन क्या है, ये ब्लड के शुगर लेवल को चेक करता है, मींस डिक्रीज करवाता है। तो चेक ब्लड शुगर लेवल। अब ये ब्लड के शुगर लेवल को चेक कैसे करता है, कैसे हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे डिक्रीज करता है, दो तरीके से। सबसे पहले ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय बॉडी मतलब हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे यूटिलाइज करवा के, उसे यूज करवा के ग्लूकोज को कम कर देगा, तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाएगा। या सेकंड चीज है deposition of extra glucose in blood, deposition of extra glucose of blood, extra glucose of blood in liver by converting to glycogen। तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करा देता है। अब आप देखो तो ग्लूकोज का क्या प्रोड्यूस था कि लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसे ग्लूकोज में चेंज करवाना, और इंसुलिन क्या कर रहा है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में चेंज करना। तो इसका जो फंक्शन है दैट इज कंपैरेटिवली बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे से। एक ब्लड के शुगर लेवल को रेज करता है, एक कम करता है। एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है, एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का हाइपोसेक्रीशन या हाइपरसेक्रीशन हो जाए। So now we are going to talk about hyposecretion या hypersecretion of insulin hormone। तो अगर तो हाइपोसेक्रीशन है तो देयर विल बी लेस इंसुलिन इन द बॉडी। अगर बॉडी में लेस इंसुलिन होगा तो बॉडी का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो बॉडी में हाइपोसेक्रीशन की वजह से जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो देयर विल बी डिसीज नोन एज डायबिटीज। अब ये डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे जो हाइपोसेक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होगा दैट विल बी डायबिटीज मेलाइटस, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस जो हो रहा था दैट वाज अ प्रॉब्लम व्हेन ADH hormone produced by posterior pituitary was less in the body, right? So the diuresis की प्रॉब्लम आती है, that is diabetes insipidus, right? So यहाँ पे diabetes mellitus में there will be a lot of sugar in the urine। So यहाँ पे डायबिटीज के जो हमारे सिम्टम्स को मैंने लिखा है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, राइट? सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड। तो आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। सो हाइपोसेक्रीशन of insulin will lead to hyperglycemia। तो मतलब इंसुलिन कम होगा तो ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होगा, that is known as hyperglycemia। Number 2 is large amount of urine। The person will tend to urinate more and there will be a lot of sugar in the urine। Then उसके बाद the person will feel thirsty, ज्यादा प्यास लगेगी because water will be lost from the body due to excess of urination। Then उसके बाद loses weight and become weaker। A person with diabetes जल्दी उसका weight loss हो जाएगा and that person will become weak। उसके बाद आते हैं अगर बॉडी में हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो जाए तो इंसुलिन क्या करता है, हमारी ग्लूकोज को यूज करवाता है। क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड का जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हाइपोसेक्रीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ था, वैसे हाइपर सिक्रीशन में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मींस लो शुगर लेवल इन द ब्लड। जैसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया
हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। उसके बाद ब्रेन कैन एंटर इन कोमा इफ द शुगर इन द ब्लड goes down, drops very low for even a few minutes। अगर बॉडी में कुछ few minutes के लिए भी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो the person can enter a stage of coma, the person can become unconscious। अब ऐसा ही कुछ होता है with the diabetic patients, जब डायबिटिक पर्सन्स को या डायबिटिक पेशेंट्स को एक ज़्यादा ओवरडोज दी जाए इंसुलिन की, जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में बाहर से इंसुलिन जो है उनकी बॉडी में प्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसको डायबिटीज होती है। लेकिन अगर ओवरडोज दे दी जाए इसी इंसुलिन की, पर्सन कैन बिकम अनकॉन्शियस और इसे हम कहते हैं इंसुलिन शॉक। और इसे कैसे ठीक करना है? बाय ईटिंग फ्यू लाइक समथिंग स्वीट या कुछ बिस्किट्स। तो कुछ स्वीट बिस्किट्स या शुगर कैंडी जो है इसमें हेल्पफुल रहेगी। And with this we complete our chapter that is endocrine glands, that is endocrine system basically, जिसमें हमने 4 major glands के बारे में पढ़ा, that was pituitary gland, pancreas, thyroid gland and adrenal glands. So I hope everything is clear to you. I try to keep this video a little bit shorter than earlier. The last lecture was a bit longer, that was of 40 minutes and this is of 20 minutes. So there will be 1 hour and your chapter is completely done. I hope everything is clear. If there is any problem, you can ask me in the comment section. I'll be sure to reply all your comments. And I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Take care. Thank you for watching and I'll see you guys in the next one. Bye guys.